हम लोग करने वाले हैं प्रोविजंस एंड रिजर्व। क्लास 11 के अंदर चैप्टर नंबर 15 है हमारे पास, तो सारे बच्चे साथ साथ नोट करेंगे। प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। बेटे थ्योरेटिकल चैप्टर है ये, एग्जाम में 5 मार्क्स की वेटेज रखता है और आप लोगों को क्लास 11 के अंदर प्रोविजन और रिजर्व के डिफरेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे और आपको बहुत जल्दी से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, देखो बच्चों, हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। हाँ सर, हमें कुछ कुछ याद आ रहा। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेटे, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। और ये जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट था, ये हम लोगों को क्या बता रहा था? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमको ये कह रहा था कि सर, अगर आपको फ्यूचर में ऐसा लगता है कि कोई भी एंटीसिपेटेड लॉस होने वाला है, या आपको लगता है कि किसी ट्रांजैक्शन की वजह से, बिजनेस में किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से फ्यूचर में आपको लॉस हो सकता है, फ्यूचर में आपको लॉस हो सकता है बच्चों, तो हम लोग क्या इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते थे? हम बेटे इस लॉस को एस्टिमेट करते थे, हम इस एक्सपेक्टेड लॉस को एस्टिमेट करते थे। उन्होंने कहा आप इस एक्सपेक्टेड लॉस को एस्टिमेट करें, इसका अनुमान लगाएं कि कितना हो सकता है, और इस लॉस को कम करने के लिए आप अपने प्रॉफिट में से, आप अपने प्रॉफिट में से बच्चों, अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट को, कुछ अमाउंट को, कुछ अमाउंट को सेपरेट रखना शुरू करते हैं। आप कुछ अमाउंट को सेपरेट रख लें। सर, हम जिस अमाउंट को सेपरेट रखेंगे उसको अकाउंटेंसी के अंदर टेक्निकल टर्म्स में क्या कहा जाएगा? बेटे मैं वही तो बता रहा हूं, उस अमाउंट को जो आप सेपरेट करेंगे अपने प्रॉफिट में से बच्चों, हम उस अमाउंट को ही तो प्रोविजन कहते हैं। ओके सर, अब हमें बात समझ में आई। तो प्रोविजन बच्चों वो अमाउंट होता है जिसको सेट असाइड किया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट, हमारे फ्यूचर के अंदर होने वाले किसी भी नोन लाइबिलिटी को या एक्सपेक्टेड लॉस। अगर हमें लगता है कि हमें फ्यूचर के अंदर कोई लाइबिलिटी हमारी अराइज होने वाली है या किसी ट्रांजैक्शन की वजह से हमें लॉस होने वाला है, तो बेटे हम लोग अपने प्रॉफिट के कुछ पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। उस अमाउंट को जो हम लोग अलग रखना शुरू कर देते हैं बेटे, जो अमाउंट हम लोग अलग रखते हैं हम उसको क्या कहते हैं? प्रोविजंस कहते हैं। ओके सर, बच्चे अब ध्यान से मेरे एक और एग्जांपल को देखेंगे। ये देखो बेटे, ये है रामलाल, ये है रामलाल। रामलाल को पॉकेट मनी मिली। बेटे रामलाल को पॉकेट मनी मिली 2000। ओके सर, अब रामलाल साहब क्या कर रहे हैं साहब? रामलाल कॉलेज जा रहे हैं। रामलाल कहाँ जा रहा है बच्चों? कॉलेज जा रहा है। ठीक है, रामलाल बेटे बेटे बस में कॉलेज जा रहा है। रामलाल बस में कॉलेज जा रहा है। अब बस में बेटे सफर करने के लिए टिकट लगती। अब बस में बेटे सफर करने के लिए टिकट लगती। मान लो रामलाल की बस की टिकट है 50, ऐसा मान लो बेटे। रामलाल की बस की टिकट है 50, इसको खरीदना पड़ेगा, तभी तो बस में सफर करेगा बच्चों। रामलाल साहब क्या करते हैं? रामलाल साहब
अपने इस 2000 में से 200 रुपीज अपनी पॉकेट में अलग रखते हैं। सर अलग क्यों रख रहे हैं? अभी बता रहा हूँ बेटे। वो इस 2000 में से 200 रुपीज अलग रख लेते हैं। और अब ये क्या करते हैं, अब ये कॉलेज के लिए बस में चढ़ गए, बस में जा रहे हैं साहब, लेकिन इन्होंने बेटे टिकट नहीं ली, ये विदाउट टिकट सफर कर रहे हैं। विदाउट टिकट जा रहे हैं। सर अब तो इनका फाइन हो सकता है। अगर कोई चेकिंग पे पता लगा कि कोई चेकर आ गया टिकट चेक करने और इनके पास टिकट नहीं है, तो रामलाल को तो पकड़ लेंगे, रामलाल का तो फाइन हो जाएगा। बेटे तभी तो 200 रुपए अलग रखे, तभी तो रामलाल ने 200 रुपीज अलग रख लिए हैं। किस बात के लिए अलग रख लिए हैं? कि मान लो बेटे, अब इन्होंने अगर टिकट नहीं ली, इसको पता है, इसको पता है कि अगर ये पकड़ा गया तो इसकी नोन लाइबिलिटी, इसको पता है इसके ऊपर कितने की लाइबिलिटी आने वाली है। सर कितने की लाइबिलिटी आने वाली है? 200 रुपीज की लाइबिलिटी आने वाली है। यानी सर अगर यहां पर टिकट चेकर आया, अगर यहां पर टिकट चेकर आया, तो बच्चों वो इसके ऊपर कितनी पेनल्टी इंपोज करेगा? सर 200 रुपीज। अगर यहाँ पे टिकट चेकर आया तो इसके ऊपर कितनी पेनल्टीज आएंगी? इसके ऊपर पेनल्टीज आएंगी 200 रुपीज की। यानी सर रामलाल को ये पता है कि अगर यहाँ पर वो विदाउट टिकट पकड़ा जाता है तो उसकी जो नोन लाइबिलिटी आती है, उसको पता है कि उसकी जो एस्टिमेटेड नोन लाइबिलिटी है वो 200 रुपीज की आएगी। इसलिए उसने अपनी पॉकेट मनी में से 200 रुपीज पहले ही अलग रख लिए हैं। उसने पहले ही अलग कर लिए बच्चों। सर अगर वो नहीं पकड़ा गया तो अलग रखे हैं पैसे। लेकिन हम तो यहाँ पर आपको सिर्फ प्रोविजन का मतलब बता रहे हैं कि प्रोविजन वो अमाउंट होता है जो हम लोग सेट असाइड करते हैं किसी भी नोन लाइबिलिटी के लिए या किसी भी एक्सपेक्टेड लॉस के लिए। ओके सर। अब देखो बेटे, 2000 में से 200 अलग रख लिया था, तो अब उसके पास पॉकेट मनी कितनी रह गई? 1800 रह गई। कितनी रह गई बच्चों? 1800 रुपीज की पॉकेट मनी अब उसके पास रह गई है। ओके सर। तो बच्चे अब साथ साथ यहां लिखेंगे, एक बार क्या लिखेंगे, जल्दी से नोट्स बनाएंगे साथ साथ। प्रोविजन इज एन अमाउंट, बच्चे जल्दी लिखेंगे, प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट aside by charging it। जल्दी लिखेंगे, प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट असाइड, प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट असाइड by charging it to the profit and loss account, to the profit and loss account। और इसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये हम लोग कब बोलेंगे? ये बेटे हम बोलते हैं इन केस ऑफ कंपनीज। इन केस ऑफ कंपनीज। तो बेटे प्रोविजन इज एन अमाउंट, प्रोविजन वो अमाउंट है जिसको आप अलग कर लेते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करके, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से इसको हटा ही देंगे आप लोग। और कंपनीज के केस में प्रॉफिट एंड लॉस को क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू प्रोवाइड, टू प्रोवाइड फॉर अ नोन liability, to provide for a known liability, the amount
of which cannot be determined with accuracy। बेटे आप लोग इसको अलग रख लेते हैं कि आपको पता है कि फ्यूचर के अंदर अगर नॉन लाइबिलिटी होगी तो हम अमाउंट को अपने पास अलग रख लेते हैं, अगर वो हुई तो हम वहां से अपने अमाउंट को विड्रॉ कर लेंगे। ओके सर, एक और एग्जांपल देखो बच्चों, एक और एग्जांपल देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। बेटे ये कंपनी कंपनी इस साल 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक, ये जो पूरा साल है, कंपनी इस साल, ये जो पूरा साल है बेटे प्रॉफिट कमाती है। बच्चों देखो इधर प्रॉफिट कमा रही है। बेटे इसको साल के आखिर में, ईयर एंड में, आपको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, ईयर एंड पर इसको अपने प्रॉफिट पर टैक्स देना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपने प्रॉफिट पर टैक्स देना है। अभी ये नहीं पता कंपनी को कि वो इस साल कितना प्रॉफिट कमाएगी, अभी नहीं पता बच्चों, लेकिन उसको ये पता है कि ईयर एंड पर हम लोगों को टैक्स देना है, कंपनी को टैक्स देना है। तो कंपनी एक जनरल अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर कोई अमाउंट एस्टिमेट करेगी, अपने पास्ट ईयर के बेसिस पर, जो पास्ट ईयर के एक्सपीरियंस रहे होते हैं बेटे, उस पर एक अमाउंट एस्टिमेट अपने माइंड में करेगी। कंपनी सोचती है कि साहब मान लेते हैं कि हमें 2,40,000 रुपए का टैक्स देना ही होगा, ये कंपनी एस्टिमेट करती है। यानी कंपनी अपनी नॉन लाइबिलिटी को एस्टिमेट कर रही है। कंपनी यहां पर अपनी नॉन लाइबिलिटी को एस्टिमेट कर रही है 2,40,000 रुपए को। अब कंपनी को नहीं पता कि अभी साल के एंड में होने वाला क्या है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा होने वाला है, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग होने वाला है, या कम होने वाला है, अभी नहीं पता। लेकिन हमने कुछ पास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये माना कि हमारा टैक्स 2,40,000 रुपए का बनेगा। अब कंपनी बेटे इसी बेसिस के ऊपर क्या करती है, कंपनी इसी बेसिस के ऊपर यहां पर अब हर महीने अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट अलग करना शुरू कर देती है बेटे, कुछ पार्ट अलग करना शुरू कर देती है। मान लो बेटे 20,000 रुपए हर महीने अलग करना शुरू कर देती है। कंपनी जो प्रॉफिट अर्न कर रही है पर मंथ, उसमें से 20,000 रुपए अलग कर रही है। कंपनी ने ये सोचा कि 20,000 रुपए हर महीने अलग करें तो 12 महीने में 2,40,000 रुपए आ जाएंगे, और कंपनी उस एस्टिमेटेड टैक्स को कलेक्ट करने के लिए अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट अलग कर रही है। तो बेटे देखो ध्यान से देखो, तभी हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स के लिए बनाया गया प्रोविजन, क्योंकि हमें पता है कि हमारी लाइबिलिटी तो एराइज होनी ही होनी है। कंपनी को पता है, कंपनी को पता है कि उसकी नॉन लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी किसकी है बच्चों, लाइबिलिटी है टैक्स की, जो कंपनी को पे करना है। तो लाइबिलिटी तो देनी है, उसको पता है कि मेरी नॉन लाइबिलिटी है, टैक्स तो हमें देना ही देना पड़ेगा। हाँ, हमें टैक्स ज्यादा देना है या टैक्स कम देना है ये डिपेंड करेगा, ये तो डिपेंड प्रॉफिट पे करेगा। लेकिन कंपनी पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट के बेसिस पर, उस ट्रेंड के बेसिस पर क्या करती है, एक अपने प्रॉफिट में से एक अमाउंट एस्टिमेट कर लेती है, और उसके बेसिस पर अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट अभी से अलग करना शुरू कर देती है। उसको क्या कहा जाता है सर, उसको कहा जाता है प्रोविजन, उसको कहा जाता है प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है सर, ठीक है सर, हमें ये वाली बात समझ में आ गई।
ठीक है बेटे, तो आपको हमेशा यहाँ पर याद रखना है कि प्रोविजंस हमेशा नॉन लाइबिलिटी के लिए होगा, एस्टिमेटेड लॉस के लिए होगा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पर बेसिस है अकाउंटिंग हमारी, एक्रूल बेसिस पर है, एक्रूल एजम्पशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कि अगर फ्यूचर में कोई नॉन लाइबिलिटी अराइज होती है या कोई एक्सपेक्टेड लॉस होने वाला होता है तो उस लॉस को, उस लाइबिलिटी को कलेक्ट करने के लिए, उस लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए, लॉस को पूरा करने के लिए हम लोग प्रेजेंट में ही अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट को अलग करना शुरू करते हैं जिसको हम लोग प्रोविजंस कहते हैं। ओके सर। बेटे एक टर्म यहां पर आती है, बच्चों ध्यान से देखेंगे, एक टर्म हमारे पास आती है रिजर्व। सर ये रिजर्व्स क्या होते हैं? बेटे रिजर्व्स के अंदर हम लोग कोई चीज फ्यूचर के लिए पहले से नोन नहीं रखते। जैसे प्रोविजंस में तो नॉन लाइबिलिटीज थी ना, यहां नहीं है बेटे ऐसा। यहां पर क्या है, ध्यान से देखो, ये रामलाल है, रामलाल को पॉकेट मनी मिली 2000। ठीक है बेटे, रामलाल ने इसमें से 200 रुपीज तो अलग कर ली जो उसका प्रोविजन था कि अगर उसको टिकट चेकर ने पकड़ लिया तो 200 रुपीज की पेनल्टी लगने वाली, ये तो उसने अलग कर लिया। अब उसके पास रिमेनिंग रह गया 1800। अब रामलाल क्या करता है बेटे, इस 1800 में से 500 रुपीज अपनी एलमीरा के लॉकर में रखता है। कोई पर्पस नहीं है बेटे, कोई पर्पस नहीं है, लेकिन वो उसको अलग रख लेता है। यानी रामलाल अपने मन में ये सोचता है कि इस पूरे महीने में मेरे को 1300 रुपीज खर्च करने हैं, 500 रुपीज अपने लॉकर में अलग रख लेता है। मान लो बेटे वो ऐसा प्रोसेस 6 महीने तक करता है, इंटू 6 मंथ्स। 6 महीने के बाद रामलाल के पास 3000 रुपए कलेक्ट होते हैं, 3000 रुपए कलेक्ट होते हैं। रामलाल आफ्टर 6 मंथ्स रामलाल का मन करता है कि उसको एक स्मार्ट वॉच चाहिए। रामलाल एक स्मार्ट वॉच परचेज करना चाहता है। रामलाल एक स्मार्ट वॉच परचेज करना चाहता है। तो रामलाल ने अब अपने पेरेंट से पैसा नहीं लिया बेटे, रामलाल ने अपनी पॉकेट मनी में से ही जो अमाउंट बचा के रखा था, थोड़ा थोड़ा अमाउंट बचाता गया, बचाता गया, बचाता गया, और कलेक्ट हो गया उसके पास एक अमाउंट। रामलाल बेटे इसी अमाउंट को यूज कर लेता है स्मार्ट वॉच को परचेज करने के लिए। आई बात सर में, उसने सोचा नहीं था, 6 महीने पहले नहीं सोचा था उसने कि मेरे को स्मार्ट वॉच के लिए पैसा रखना है, वो तो कुछ अमाउंट अपने पास अलग रख रहा था। आफ्टर 6 मंथ उसको लगा कि बेटे उसको एक स्मार्ट वॉच चाहिए, या उसको बाहर कहीं अपने फ्रेंड से आउटिंग पे जाना है, या उसको और कोई अपने क्लोथ परचेज करने हैं, या कोई और गैजेट पसंद करना है, परचेज करना है, तो बेटे उसने इस अमाउंट का यूज वहां पे किया। ओके सर, तो बेटे ये तो आप लोग भी करते हैं, और इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रिजर्व्स। ये तो आप लोग भी करते हैं बच्चों, ये सारे बच्चे करते हैं, हम लोग भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं। अपने इनकम में से कुछ पार्ट हम लोग जरूर अलग रखते हैं। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, इसको कहा जाता है रिजर्व। ओके सर, बेटे यहां लिखेंगे रिजर्व्स आर द अमाउंट, रिजर्व्स आर द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। आप बस इसको अपने प्रॉफिट से अलग करते हो। अभी कोई यहाँ पे हमारा मकसद नहीं है, बस हम लोग इसको अलग कर देते हैं। इट इज एन appropriations ऑफ प्रॉफिट्स। सर वहां पे आपने चार्ज लिखवाया था, यहाँ पे एप्रोप्रिएशन वर्ड लिखवा रहे हो। बेटे चार्ज का मतलब तो क्या होता है कि आपको अपने प्रॉफिट में से अलग करना ही करना है, आपको 100% उसको अलग करना है बेटे। भले ही उसको अलग करने के बाद आपको लॉस हो जाए, आपके प्रॉफिट्स कम हो जाए, लेकिन चार्ज का मतलब है आपको करना ही करना है।
एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि आप अपने प्रॉफिट को सिर्फ अलग रख देते हो। ये देखो बेटे, उसने सिर्फ यहाँ पर 1800 में से 500 रुपीज लॉकर में रख दिए हैं, सिर्फ लॉकर में रख दिए हैं। 1300 रुपीज उसकी पॉकेट में है, सिर्फ उसने उसको अप्रोप्रिएट किया है, अलग अलग जगह रख रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा। उसने यहाँ पर 1300 पॉकेट में रखे हैं और 500 अपने लॉकर में रख दिए हैं, लेकिन अभी भी उसके पास है तो 1800 ही। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब है सिर्फ उसको एक एप्रोप्रिएट जगह रखा हुआ उसने साहब, उससे प्रॉफिट के कम होने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन चार्ट के अंदर प्रॉफिट आपका कम होगा ही होगा। तो रिजर्व्स आर द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स के अंदर एडिशन होना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कहलाता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, सर ऐसा क्यों किया जाता है? कंपनीज या कोई भी बिजनेस फर्म्स अपने पास प्रॉफिट को क्यों एक्यूमुलेट करती हैं बेटे? फ्यूचर के अंदर अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको और स्ट्रेंथन करना है। जितना ज्यादा किसी भी कंपनी, किसी बिजनेस फर्म के पास होगा, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ओके सर, accumulated profits to strengthen, STRENGTHEN, strengthen the financial position of the business। तो बेटे, अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कंपनी या बिजनेस फर्म्स अपने पास क्या करती हैं बच्चों? रिजर्व्स बनाती हैं। ओके सर, तो आपके एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे रिजर्व्स और प्रोविजंस के डिफरेंस को समझना। चलो बेटे, हम लोग प्रोविजंस एंड रिजर्व्स की बात कर रहे थे, ठीक है। हमने आपको प्रोविजन और रिजर्व्स के बारे में अच्छे से सारी बातें समझाई हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटे, हम लोग ना थोड़ा टाइप्स ऑफ रिजर्व्स के बारे में एक बार जानते हैं। टाइप्स ऑफ रिजर्व्स बच्चे साथ साथ नोट करेंगे, मैं साथ साथ आपको समझाता जाऊंगा और आपको इजिली यहाँ पे बातें बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी। बच्चे लिखें यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिजर्व। टाइप्स ऑफ रिजर्व, पहला आप लिखेंगे रेवेन्यू रिजर्व, सेकंड बच्चे लिखेंगे कैपिटल रिजर्व, और थर्ड बच्चे लिखेंगे सीक्रेट रिजर्व। पहला लिखेंगे रेवेन्यू रिजर्व, दूसरा लिखेंगे कैपिटल रिजर्व और थर्ड लिखेंगे सीक्रेट रिजर्व। ठीक है सर। बेटे आप ऐसे समझो, पहले आप एग्जांपल समझो, फिर इसको मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन करता हूं। बेटे आपको जो पॉकेट मनी मिली, आपको जो पॉकेट मनी मिली, आपने उस पॉकेट मनी में से जो अमाउंट अपने लिए अलग रख लिया। मान लेते हैं कि आपको 2000 रुपीज पॉकेट मनी मिली, आपने 200 रुपीज अपना अलग रख लिया। ठीक है बेटे, पॉकेट मनी में से आपने 200 रुपये अलग रख लिए बस अपने लिए रिजर्व के लिए। इसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू रिजर्व। तो सर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चे? यहाँ लिख सकते हैं इट इज क्रिएटेड, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट। बेटे ये हम क्रिएट करेंगे कहां से? आउट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट। सर बिजनेस में प्रॉफिट कैसे होते हैं? अरे बेटे, आप जिस भी चीज का बिजनेस कर रहे हैं, आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी सर्विसेज आप सेल कर रहे हैं, जो भी आप सर्विसेज रेंडर करते हैं, जो प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, तो जो बिजनेस प्रॉफिट होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? सेल ऑफ गुड्स की वजह से होते हैं।
और बेटे ये रेगुलर नेचर में होते हैं, आपको हमेशा होते रहते हैं। तो जो प्रॉफिट बिजनेस प्रॉफिट्स होते हैं सेल ऑफ गुड्स की वजह से होते हैं, रेगुलर नेचर में होते हैं बेटे, उन प्रॉफिट्स में से जो हम लोग अलग से अमाउंट अपना सेट असाइड कर देते हैं, थोड़ा अमाउंट अलग से रख लेते हैं बच्चों, उसको कहा जाता है रेवेन्यू रिजर्व। मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लो बच्चों आपको पॉकेट मनी मिल रही है, आपने उस पॉकेट मनी में से 200 रुपीज अलग रख लिए बेटे, इसको हमने क्या बोला, रेवेन्यू रिजर्व। कोई मकसद नहीं है लेकिन आपने बस उसको अलग रख लिया बेटे, ठीक है सर। सर कैपिटल रिजर्व, बेटे देखो कैपिटल रिजर्व मैं आपको समझाता हूं। मान लो बच्चों आप लोग समर वेकेशन में अपनी नानी के घर गए, साल में एक ही दो बार जाते हो, है ना बच्चों। आप अपनी नानी के घर गए हैं, आपकी नानी ने आपको वापस आते वक्त 1000 रुपीज दी। तो बेटे ये वो अमाउंट है जो आपको इरेगुलर नेचर में मिला है, ये आपको रेगुलर नेचर में नहीं मिला है। नानी के घर तो आप कभी कभी गए, आप तो समर वेकेशन में गए, गर्मियों की छुट्टियों में गए, तो आपको वहां से ये अमाउंट मिला है। तो बेटे जो अमाउंट आपको वहां से ये मिला है ये इरेगुलर इन नेचर है, ये रेगुलर नेचर पे तो आप नानी के घर जाते नहीं हो। तो बेटे ऐसे प्रॉफिट्स में से अगर आप कुछ अमाउंट अलग करते हैं बेटे, अगर आप कुछ अमाउंट अलग करते हैं तो हम उसको कहते हैं कैपिटल रिजर्व। यानी सर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। बेटे ये क्रिएट होते हैं कहां से, कैपिटल प्रॉफिट्स में से। ओके सर, जैसे कैपिटल प्रॉफिट्स का एग्जांपल दें, आप बेटे एसेट बेच रहे हो, एसेट कोई हम रोज रोज थोड़ी बेचते हैं, सेल ऑफ एसेट्स। आपने कोई मशीनरी बेची, कोई प्लांट बेचा, आपने कोई बिल्डिंग सेल कर दी, बेटे आपने प्लांटेड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर आपने कुछ सेल किया और वहां पे आपको प्रॉफिट हो गया, तो उसको कहा जाता है कैपिटल प्रॉफिट। और उस कैपिटल प्रॉफिट में से अगर आपने कुछ अमाउंट अलग कर लिया बच्चों, तो हमने उसको क्या बोला, कैपिटल रिजर्व। ठीक है सर, यहां पे लिख लो बेटे ये इरेगुलर नेचर में होते हैं, आप एसेट रोज रोज नहीं सेल करते हैं, तो ये इरेगुलर नेचर में होते हैं, आप एसेट बेटे रोज रोज सेल नहीं कर रहे हैं। सर फिर ये क्या होते हैं, सीक्रेट रिजर्व्स। बेटे ये वो रिजर्व्स होते हैं जिसको आप लोग अपनी बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करते हैं, ये हिडन रिजर्व्स होते हैं बेटे, जिसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। ओके सर, इट इज a hidden reserves which is not disclosed। कहां पे डिस्क्लोज नहीं करते सर, इन बैलेंस शीट। बेटे ये वो रिजर्व्स होते हैं जिसको हम लोग बैलेंस शीट में डिस्क्लोज ही नहीं करते, सीक्रेटली अपने पास कंपनीज बना लेती हैं, जिसको बेटे कोई देख ही नहीं पाता है। ये वो रिजर्व्स होते हैं जो सीक्रेट फॉर्म से बनाए जाते हैं, जो हिडन होते हैं बेटे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो ही नहीं होते, दिखते ही नहीं है, तो बैलेंस शीट में भी आते नहीं। लेकिन बेटे चाहे रेवेन्यू रिजर्व हो चाहे कैपिटल रिजर्व हो, ये बैलेंस शीट में शो हो रहे होते हैं, लेकिन सीक्रेट रिजर्व कभी भी बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं किए जाते हैं। ओके सर लेकिन ये सीक्रेट रिजर्व बन कैसे जाते हैं, लेकिन सर ये सीक्रेट रिजर्व जो है ये बन कैसे जाते हैं, ये सीक्रेट रिजर्व कैसे बन जाते हैं, ये सीक्रेट रिजर्व कैसे हमारे सामने आ जाते हैं। तो सर ये सीक्रेट रिजर्व कब हमारे सामने आ जाएंगे बेटे, सीक्रेट रिजर्व हमारे सामने आएंगे, हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं बेटे सीक्रेट रिजर्व्स के लिए, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि सीक्रेट रिजर्व कभी भी बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं होंगे। मैं आपको बताता हूं, बाय चार्जिंग excessive डेप्रिसिएशन। बेटे आपने ना अपनी बुक्स के अंदर एक्सेसिव डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। मान लो बेटे आपको चार्ज करना था 10% से, लेकिन आपने चार्ज कर लिया 15% से। तो जब आपने एक्सेसिव चार्ज कर लिया, जब आपने 5% एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया बेटे,
तो आपके पास आपके प्रॉफिट्स का 5% एक्स्ट्रा माइनस हो चुका है, जबकि वो डेप्शन का पार्ट था ही नहीं बेटे। डेप्शन तो 10% तक था। तो आपने जब एक्सेसिव डेप्शन चार्ज किया तो आपके पास एक रिजर्व ऑटोमेटिकली, एक सीक्रेट रिजर्व अपने पास आने लग जाएगा, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं होगा क्योंकि आपने 10% की जगह 15% चार्ज कर लिया है। बेटे ये आगे की बातें हैं, आप लोग जब बड़े हो जाएंगे तब आप इन बातों को अच्छे से समझ जाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ आपको इतना सा समझना है कि टाइप्स ऑफ रिजर्व्स के अंदर 3 बातें इंपॉर्टेंट है। सर हमने वो तीनों बातें देखी, एक है रिवेन्यू रिजर्व, एक है कैपिटल रिजर्व और एक है सीक्रेट रिजर्व। ओके सर। बेटे मैं रिवेन्यू रिजर्व को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक बच्चों में यहां लिखता हूं, एक मेरे बच्चे यहां पर लिखेंगे जनरल रिजर्व, और एक बच्चे यहां पर लिखेंगे स्पेसिफिक रिजर्व। एक लिखेंगे जनरल रिजर्व और एक लिखेंगे स्पेसिफिक रिजर्व। बेटे देखो, ये है रामलाल, ठीक है, ये है रामलाल। रामलाल ने बच्चों अपनी अलमीरा में, रामलाल ने बच्चों अपनी अलमीरा में 3 लॉकर रखे। लॉकर 1, लॉकर 2, लॉकर 3, 3 लॉकर रखे बेटे, ठीक है बच्चों। अब रामलाल साहब क्या करते हैं, रामलाल साहब इस लॉकर पे लिखते हैं मूवी, यहां पे लिखते हैं मोटरसाइकिल, यहां पे लिखते हैं मोबाइल फोन। अब रामलाल साहब क्या करते हैं, रामलाल साहब अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट इधर डालते हैं, अपने प्रॉफिट का कुछ अमाउंट इधर डालते हैं बेटे, इस लॉकर में रखते हैं, कुछ अमाउंट इस लॉकर में रखते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो बेटे यहां पे जो भी पैसा कलेक्ट होगा वो स्पेसिफिकली अमाउंट स्पेसिफिकली किसके लिए कलेक्ट हो रहा है, वो कलेक्ट हो रहा है मूवी के लिए, वो अमाउंट कलेक्ट हो रहा है मूवी के लिए। यानी सर स्पेसिफिक रिजर्व है, ये पैसा कलेक्शन हो रहा है, प्रिक्योर हो रहा है सिर्फ और सिर्फ मूवी को देखने के लिए। बेटे अगर यहां पे जो अमाउंट कलेक्ट किया जा रहा है, यहां पे जो अमाउंट कलेक्ट किया जा रहा है, ये अमाउंट कलेक्ट किया जा रहा है स्पेसिफिकली क्या चीज खरीदने के लिए, सर मोटरसाइकिल को खरीदने के लिए। यानी सर ये वो रिजर्व है जो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। ये वो रिजर्व होते हैं बच्चों जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए गए हैं। ओके सर, ओके सर। यहां देखो बेटे, जनरल रिजर्व में यहां क्या है बेटे, रामलाल साहब है। रामलाल ने इस लॉकर में एक मटका रखा है, इस मटके के अंदर वो पैसा जोड़ता है, ठीक है। रामलाल साहब इस मटके में पैसे डालते रहते हैं, लेकिन यहां पर कोई भी स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। उनको अगर अपने लिए कुछ अमाउंट चाहिए होता है, किसी चीज की नीड होती है, तो रामलाल साहब बेहिचक यहां से अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं, अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं। यानी सर यहां पे कोई टैग नहीं लगा हुआ कि ये पैसा किसके लिए जा रहा है, नहीं नहीं बेटे। मान लो यहां पर अभी तक 5,000 रुपए कलेक्ट हुए थे, आज रामलाल साहब के फ्रेंड्स घर पर आ गए, रामलाल साहब ने उनके लिए समोसे मंगाए, उनको समोसा पार्टी दी, तो रामलाल साहब ने यहां से 500 रुपीज विड्रॉ कर ली।
तो बेटे कुछ लिखा थोड़ी है किस पर्पस के लिए विड्रॉ किया है, वो स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। जब उनको जरूरत लगती है, किसी भी काम के लिए उनको अगर जरूरत लगी तो वो इस मटके में से पैसा निकाल लेंगे। ओके सर, तो बेटे यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया सर, जनरल रिजर्व इसका नाम रख दिया गया। हाँ, इसका नाम हो गया है जनरल रिजर्व। ओके सर, तो हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिजर्व्स देखे। पहला है रिवेन्यू रिजर्व, नेक्स्ट इज कैपिटल रिजर्व, थर्ड इज सीक्रेट रिजर्व। और हमने यहाँ पर एक चीज और देखी बच्चों, हमने यहाँ पर जनरल रिजर्व को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक जनरल रिजर्व में और एक स्पेसिफिक रिजर्व में। तो रेवेन्यू रिजर्व आपके दो पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। रेवेन्यू रिजर्व यहाँ पे आपके दो पार्ट में डिवाइड हो गए हैं, एक है जनरल रिजर्व और एक है स्पेसिफिक रिजर्व। जी सर, तो बच्चे अब आगे देखेंगे, यहां पर डिफरेंस आया सर, डिफरेंस आया, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। सर आपने हमें अभी अभी तो पढ़ाया, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ बिजनेस और रेवेन्यू प्रॉफिट्स, जो हमारे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स होते हैं, और इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। सर नानी का घर, सर नानी का घर, हाँ बेटे, आप नानी के घर से जो पैसा मिला वो कैपिटल प्रॉफिट, यानी सर सेल ऑफ एसेट्स जो कभी कभी हो रही हैं। यस बेटा, तो इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ बिजनेस और रेवेन्यू प्रॉफिट्स, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। सर यूसेज, बेटे हम रेवेन्यू रिजर्व को यूज कर सकते हैं शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने में। सर डिविडेंड क्या होता है बेटे, आप लोगों ने बीएसटी में पढ़ा होगा। बेटे जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट, प्रॉफिट का कुछ पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो बेटे उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डिविडेंड। तो बेटे कंपनी रेवेन्यू रिजर्व में कलेक्ट किए गए पैसे से, रेवेन्यू रिजर्व में जो पैसा प्रिक्योर हो चुका है, कलेक्ट हो चुका है, उसका यूज कर सकती है क्या करने के लिए बच्चों, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए। सर ये डिविडेंड किसको दिया जाता है बेटे, ये डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। ओके सर, यानी कंपनी रेवेन्यू रिजर्व का यूज कर सकती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए। इट कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड विदाउट एनी प्री कंडीशन, यहां कोई लॉ की कंडीशन नहीं है, इस बात को आपने याद रखना है, यहां कोई लॉ की कंडीशन नहीं है। लेकिन सर कैपिटल रिजर्व भी यूज हो सकते हैं, कैन बी यूज्ड ओनली इफ कंपनी सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशंस। बेटे यहां पर कंपनीज एक्ट ने आपको कुछ प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन दी हैं, कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ कंडीशंस दी गई हैं। बेटे आप सिर्फ उन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करें, उसके बाद कंपनी अपने कैपिटल रिजर्व्स के प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है डिविडेंड, लेकिन आपको पहले इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। ओके सर जो रेवेन्यू रिजर्व होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, कोई अनफोर्सीन कंटिजेंसीज के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जी बेटा, लेकिन सर जो ये कैपिटल रिजर्व्स होते हैं हम इसको यूज करते हैं मीटिंग कैपिटल लॉस। अगर आपको फ्यूचर में कोई कैपिटल लॉस हो रहा है बच्चों, तो हम उसको सेट ऑफ कर लेते हैं कहां से, कैपिटल रिजर्व से। और ये स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड किया गया है कंपनीज एक्ट के अंदर कि इट इज क्रिएटेड फॉर मीटिंग कैपिटल लॉसेस और टू बी यूज्ड फॉर पर्पस स्पेसिफाइड बाय द कंपनीज एक्ट। तो आप अपने कैपिटल लॉसेस को यहां से सेट ऑफ कर लें, या कुछ पर्पस दिए गए हैं जो अभी आपने आगे जाकर जब आप बड़े हो जाएंगे तब आप पढ़ेंगे वो पर्पस। तो अभी आपने ये याद कर लेना है कि कैपिटल लॉसेस को हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व से, और कुछ अलग पर्पस होते हैं जो स्पेसिफाई होते हैं कंपनीज एक्ट में। तो बेटे 3 मार्क्स के लिए ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो बच्चे इसको लर्न कर लेंगे। हमने आपको रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस भी यहां पर बता दिया है।
ठीक है सर, आगे देखें बच्चों। एक डिफरेंस और देखते हैं 5 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रोविजन एंड रिजर्व, हम लोग प्रोविजन एंड रिजर्व ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं सिर्फ आपको डिफरेंस की फॉर्म में यहाँ बता रहा हूँ कि रिजर्व मैंने आपको बताया था एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। सिर्फ प्रॉफिट को अलग नाम से रख दिया जाता है। एक प्रॉफिट कंपनी के पास है, उसको हमने एक अलग नाम से अपने पास रख लिया है, लेकिन वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट ही है। लेकिन बेटे प्रोविजन का क्या मतलब है? इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कि आपको प्रॉफिट में से सबसे पहले तो इसको माइनस करना ही करना है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, मैं आपको दोबारा एग्जाम्पल दे देता हूं। मान लो बेटे ये है रामलाल, रामलाल की पॉकेट मनी है, रामलाल की पॉकेट मनी है 2000। बेटे इसमें से पहले 100 रुपीज प्रोविजन अलग करना ही करना है। अब जो बाकी का 1900 बचा, अब उसमें से रामलाल देख ले कैंटीन में कितना खर्च करना है, फ्रेंड्स के साथ क्या खर्च करना है, मूवी पे कितना खर्च करना है, वो उसके बाद है। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो बेटे वो उसमें से अपना रिजर्व बना ले, मन करे तो बना ले, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन प्रोविजन तो करना ही करना है। ये आपको पहले माइनस कर ही देना है। तो इसलिए कहा जाता है इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कि जो प्रोविजन है बेटे वो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है। बेटे रिजर्व्स बनाए जाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, अनफोर्सिन लाइबिलिटीज या लॉसेस को मीट करने के लिए। लेकिन बेटे प्रोविजंस बनाए जाते हैं फ्यूचर में होने वाली किसी भी नोन लाइबिलिटी के लिए या कंटिजेंसी के लिए, व्हेन अमाउंट इज नॉट डिटरमाइंड, जो हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, जिसका अमाउंट एस्टिमेट किया जाता है, एक्चुअल में डिटरमाइंड नहीं होता है। बेटे रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं, जो कि एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। यानी सर ये हमारे प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन प्रॉफिट प्रोविजंस जो होते हैं बच्चों वो डेबिट किए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी यहां पर प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है। ये देखो बेटे 2000 में से 100 रुपए प्रोविजन गया, अब मेरा प्रॉफिट रह गया 1900। अब मुझे इधर से सारी चीजों को कंप्लीट करना है, मेरा प्रॉफिट तो 1900 रह गया। यानी सर सबसे पहले प्रोविजन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट करवा दिया जाएगा, माइनस करवा दिया जाएगा, और उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएंगे। हाँ बच्चों, बेटे प्रोविजंस को हम कभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इट इज नॉट इन्वेस्टेड। लेकिन बेटे रिजर्व्स को हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं आउटसाइड द बिजनेस। आप बिजनेस के बाहर कहीं भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर आपको दिखती है तो आप वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। बेटे जो रिजर्व्स होते हैं आप उसको यूज कर सकते हैं, जो भी हम पढ़कर आए हैं बेटे, एज अ डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन आप प्रोविजंस को कभी भी बेटे डिविडेंड देने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके प्रॉफिट्स को कम कर चुका होता है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज प्रॉफिट एंड डिविडेंड। ओके सर। बेटे अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है, हम यहाँ पे सितारा भी बना देते हैं, कंपल्शन और प्रूडेंस। बेटे जो प्रोविजंस होते हैं ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से आते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कन्वर्जिटिज्म कॉन्सेप्ट की वजह से आते हैं। लेकिन बेटे ये जो रिजर्व्स की बात है, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस एंड ड्यू टू लीगल रिक्वायरमेंट्स, कि यहाँ पर प्रूडेंस भी आ रहा है और कंपनी लॉ की कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स भी आती है। ओके सर। प्रेजेंटेशन बेटे, रिजर्व्स को हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। जब आप लोग 12th में आएंगे तो आप देखेंगे बेटे कंपनीज एक्ट के अंदर जो बैलेंस शीट दी गई है वहां पर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हेड होता है, लाइबिलिटी साइड। वहां पे जो सेकंड पार्ट होता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल के अंदर शेयर कैपिटल, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस आता है। मतलब वहां पे ऐसे दिया होता है बेटे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड है, उसके अंदर फर्स्ट हेड जो हमारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड। बेटे इसमें 3 हेड होते हैं, तो जो ये सेकंड हेड होता है ना इसको बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो हम इसको रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड। ठीक है बच्चों, प्रोविजंस कहां पर आता है? इट इज शोन आइदर एज अ लाइबिलिटी अंडर द हेड करंट लाइबिलिटीज और एज अ डिडक्शन फ्रॉम एसेट्स। या तो आप अपने एसेट्स में से माइनस कर देते हैं, जैसे मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं बेटे, डेटर्स होते हैं एसेट साइड, आप वहां से माइनस कर देते हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और नेट अमाउंट आप बाहर लिख देते हो। यानी सर या तो हम डेटर्स में से माइनस कर देते हैं या फिर हम इसको लाइबिलिटी साइड में करंट लाइबिलिटी में शो करते हैं। हाँ बेटे,
आप प्रोविजंस को या तो करंट लायबिलिटी में शो करते हैं एज अ लायबिलिटी, या फिर आप इसको अपने एसेट्स में से माइनस शो करते हैं। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपके पास डेटर्स हैं, डेटर्स की ग्रॉस वैल्यू है, आप उसमें से प्रोविजन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट अमाउंट बाहर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर भी हमारे बच्चों को अगर कहीं डाउट होगा तो बेटे आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं। जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है 24/7, टेलीग्राम चैनल जो हमारा है, हमारा जो व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप बना है बेटे ब्रजेश शर्मा क्लासेस का, हमारी ऐप है बेटे जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से डाउनलोड करना है? प्ले स्टोर के ऊपर आप जाएंगे, प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड करेंगे BS कॉमर्स क्लासेस, आप BS कॉमर्स क्लासेस को उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको सारे नोट्स भी अवेलेबल हैं 11th एंड 12th कॉमर्स क्लासेस के लिए, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स के। ठीक है बच्चों, अगर आपको फिर भी डाउट आती है, बच्चे ने कहा सर iOS के लिए बेटे आपको क्या करना है, आपको ऐप स्टोर पे जाना है, वहां पर आपने डाउनलोड करना है क्लास प्लस। जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल कोड हमारा है BSC। आप ये ऑर्गेनाइजेशन कोड वहां पे डालेंगे, आपके पास एक OTP आएगा और आप फिर हमारी ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। तो आगे मिलते हैं बच्चों को और बेटे नए वीडियोस के साथ, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग हमारे को 24/7 व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, आप वहां पर हमसे बात कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं बेटे, आप वहां हमसे डाउट पूछ सकते हैं। या फिर आप लोग क्या करें, आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड करें और ऐप के अंदर आप लोग चैट कर सकते हैं, वहां पे अपने डाउट सेशन मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू बेटे।